Hello students, myself एकता पारिक. वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 10 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने जो 9th क्लास में पढ़े थे केमिकल और फिजिकल चेंज, उनके बारे में बात करना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होते क्या हैं, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. कि जैसा कि हमें मालूम है, बात करते हैं हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की. फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसके अंदर जिस भी पदार्थ के ऊपर या वो सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई भी रिएक्शन हो रही है या चेंजेस आ रहे हैं, उसका केवल फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज होता है. किसी भी तरीके से उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है. जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, लेकिन हर पेपर का जो पीस है उसका केमिकल नेचर या जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, रिएक्टिविटीज हैं, सारी वही रहती हैं जो कि मेन बड़े पेपर की थी, जिससे कि फाड़कर उन कागज के टुकड़ों को किया गया है. लकड़ी की अगर हम बड़े लट्ठे को काट दें, लॉग ऑफ वुड, तो भी हर जो टुकड़ा है उसके अंदर वही क्वालिटीज होंगी जो कि उस लॉग के अंदर थी. बट जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज के अंदर बात यह है कि केमिकल चेंज जब भी किसी पदार्थ के ऊपर या किसी सब्सटेंस के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस पदार्थ के सभी जो केमिकल चेंजेस उस पदार्थ के अंदर जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज आ जाता है. जैसे कि जब हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, आयरन जो कि रस्टिंग से पहले था, रस्टिंग के बाद वैसा नहीं रहता. मिल्क से कर्ड बनने की बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर मिल्क का एकदम अलग है और कर्ड का बिल्कुल अलग है. यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब भी किसी पदार्थ के ऊपर या किसी सब्सटेंस के ऊपर कोई केमिकल चेंज होता है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाता है. अब वो चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है. चेंज जो है वो कलर में चेंज आ सकता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, कोई ना कोई गैस रिलीज होती है, या फिर उसके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज आ जाता है. जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो जो ऐश बनती है वो लकड़ी से बिल्कुल ही अलग होती है, तो कलर भी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है. ये बात हुई केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में. अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ. इस चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो केमिकल कुछ चेंजेस जो कि हमें हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि केमिकल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो मिल्क से कर्ड का बनना जो कि केमिकल चेंज है, मिल्क से कर्ड का बनना, या फिर सब्जी का सड़ जाना, रॉटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, ये भी हो सकता है. बात करें लोहे की रस्टिंग के बारे में, यानी कि लोहे पर जंग लग जाना, जो भी एक केमिकल चेंज होता है. या फिर खाने का डाइजेशन होना, जो हम खा रहे हैं खाना उसका स्ट्रक्चर अलग है और डाइजेस्ट होने के बाद जो खाना है वो एकदम अलग होता है. और हम बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन के बारे में कि लेबोरेटरी के अंदर जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो व्हाइट से कलर का ऐश हमें प्राप्त होता है. अब मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, इसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये मैग्नीशियम मेटल हो गया, ये ऑक्सीजन गैस हो गई. MgO ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है इसको जलाने के बाद. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये एक व्हाइट कलर का पाउडर जैसा बन जाता है. ऐश है तो हमको मालूम है कि ये व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज है इसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इस मैग्नीशियम रिबन की जलने से जो बन रहा है व्हाइट पाउडर की फॉर्म में है. यानी कि हमने ये देखा कि जब भी किसी पदार्थ के अंदर कोई केमिकल चेंज होता है तो या तो क्या होता है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो गई, यहाँ ये मेटल था और यहाँ ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, या उसका कलर चेंज हो जाता है, यहाँ भी कलर चेंज हो गया, मेटल का कलर अलग था और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर अलग हो जाता है. कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया जाएगा तो रिलीज ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस जरूर रिलीज होगी जलाने पर. और साथ ही साथ
टेम्परेचर में चेंज होगा। पहले ये रूम टेम्परेचर पर होगा, जब इसे जलाया जाएगा तो ये अपने बर्निंग पॉइंट तक, अगर कोई लिक्विड है तो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो राइज इन टेम्परेचर, ये सारे जो चेंजेस हैं ये किसी न किसी केमिकल चेंज के दौरान होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई केमिकल रिएक्शंस की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो मेन टॉपिक है चैप्टर का। ये इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। पहली बात तो ये कि केमिकल इक्वेशन को लिखा ही क्यों जाता है। केमिकल रिएक्शन को लिखा इसलिए जाता है, देखिए कि साइंस में जब हम बात करते हैं तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा, तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं। हर रिएक्शन को वर्ड्स में लिखने के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, साथ ही साथ कि हर जगह पर किसी न किसी पदार्थ का अलग अलग नाम होता है। बात जब की जाती है साइंटिफिक लैंग्वेज की, तो एक पीरियोडिक टेबल होती है जिसके अंदर हर जो मेटल है उसका नाम, या जितने भी एलिमेंट्स अर्थ पर पाए जाते हैं उन सभी के नाम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो चाहे हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, वो नाम उसी लैंग्वेज में हमें मिलते हैं। अब जब हम यहाँ केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। साथ ही साथ इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सभी फिजिकल स्टेट को भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स क्या है, इनको लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से एक इक्वेशन को देखकर ही हम ये पता चला लेते हैं कि क्या तो काम में लिया जा रहा है पदार्थ, रिएक्टेंट, और क्या हमें बदले में रिजल्टेंट मिल रहे हैं, क्या उनकी फिजिकल स्टेट है, कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया जा रहा है, कौन से टेम्परेचर पर वो वर्क कर रहे हैं। तो देखिए सीधे सबसे पहले हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं कि मैं पहली रिएक्शन को लिखती हूँ कि मैंने ये लिखा कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मेटल है, इनसे ये जो है इनसे रिजल्टेंट बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। पहली बात तो इसको लिखने में टाइम कंज्यूमिंग है, हमें पता चल रहा है। अच्छा, अब इसको लिखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, दोबारा हम वापस चलेंगे क्लास 9th में कि आपने जो शुरू में चैप्टर था एटम और मॉलिक्यूल्स, उनमें आपने इनकी वैलेंसीज देखी होंगी कि कौन से किसकी वैलेंसी +1 होती है ना, किसकी वैलेंसी +2 +3 होती है। अब जैसे कॉपर की हम यहाँ बात करते हैं तो कॉपर +2 होता है, सल्फेट SO4 -2 होता है, मालूम है आपको, जिंक +2 होता है। एक तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट इनके जो केमिकल जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में सिंबल्स जो हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको जब हम लिखते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाएगा CuSO4, ऐसे होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, CuSO4 हो जाएगा प्लस Zn, ये बन गया ZnSO4 प्लस C। इतनी बात हमने कर ली। अब देखिए इस एक रिएक्शन से मैं आपको ये बता देती हूँ कि केमिकल रिएक्शन लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए ये है कॉपर सल्फेट और ये है जिंक। ये जो एरो का साइन है, इसके लेफ्ट साइड पर जो चीजें आपने लिखी हैं वो है रिएक्टेंट्स, और राइट साइड जो आप लिख रहे हैं ये सब क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। यहां हमने नहीं लिखा, यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये रिएक्शन 300 केल्विन पर कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर मैं 300 केल्विन लिख दूंगी। कोई कैटलिस्ट अगर हम काम में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए निकल कैटलिस्ट लिया, तो यहाँ आप कैटलिस्ट लिख देते हैं, यहाँ आप टेम्परेचर लिख देते हैं, अगर रिएक्शन किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। ये जो कॉपर सल्फेट है ये सॉल्यूशन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है, L लिख सकते हैं। जिंक मेटल है, मेटल ग्रेन्यूल्स हैं, तो इसको हम सॉलिड लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी फिजिकल स्टेट को भी बता सकते हैं, वैलेंसी हमें पता चल जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स उस पदार्थ के राइट हैंड साइड पर भी होने चाहिए। ये तो बात हुई रिएक्शन को लिखने की। क्वेश्चन हमारे पास जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि आपको कोई रिएक्शन दी हुई होती है एंड यू हैव टू बैलेंस दैट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर बैलेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो देखिए कॉपर यहाँ एक है, यहाँ से बात करते हैं, कॉपर एक है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक ही है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, दैट इज 1। ठीक है, SO4 एक है मॉलिक्यूल, यहाँ भी एक है, जिंक भी सेम है। ठीक, अब ये तो बात हो गई कि आपने केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा। आगे हम बात करते हैं कि हाउ विल वी बैलेंस
द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब कैसे बैलेंस किया जाए? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये केमिकल रिएक्शन हमको दी हुई है, ठीक है। अब देखिए फेरस, ये सॉलिड H2O लिक्विड होगा, वाटर है, ठीक है। इसके बाद आगे चले। अच्छा, यहाँ पर H2O जो है देखिए Fe3O4 फेरस, और ये जो वाटर है यहाँ पर ये वेपर के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये सॉलिड होगा और ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन हमको सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि ये जो रिएक्शन, क्योंकि वाटर गैस की फॉर्म में है, तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन वाली रिएक्शन, ये आयरन पर रस्टिंग हो रही है। अब हमको ध्यान क्या देना है, देखिए कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसकी वैलेंसी को चेक करना है, इसके मॉलिक्यूल्स को चेक करना है। देखिए यहाँ पर कितना है Fe, ओनली 1, यहाँ कितने हैं 3। तो सबसे पहला काम हमने क्या लिख दिया, 3Fe, ठीक है। Fe 3 थे तो 3Fe हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन हमारे पास है 4। अगर हम पहले लिखते हैं तो इन सभी के बराबर नंबर हो जाते हैं, बाद में लिखा है इसका मतलब पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास केवल यहाँ है, तो इस ऑक्सीजन को हमें 4 में बदलना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो फेरस और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। फेरस और ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद अब देखिए तो Fe3O4 हो गया क्या, चेक कर लेते हैं। Fe3 हो गए और O4 हो गए, क्लियर। अब क्या बच गया, ओनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए H2 हमारे पास है। अब यहाँ चेक कीजिए कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ मैंने जो 4 लिखा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी 4 टाइम्स हो गया और ये ऑक्सीजन भी 4 टाइम्स हो गया। 4 2 8, तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 8 हाइड्रोजन है। इसको अब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ कितने हैं 2, तो 2 को 8 में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से। ये हो गया 4H2, और ये जो है ये एक फुल्ली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई, जो कि पूरी तरह से बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल देख लें करके, क्लियर है। चलिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और इससे बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। तो अब देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है ना। तो क्यों नहीं है बैलेंस, देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं, ये एक एक ही हैं, तो इनको बैलेंस्ड ये लीजिए। अब बैलेंस्ड है, केमिकल रिएक्शन फुल्ली बैलेंस्ड हो गई। और सोडियम प्लस वाटर, इससे बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर से सोडियम हाइड्रोक्साइड और बन रहा है हाइड्रोजन। सोडियम को आप क्या लिखेंगे, Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब रिलीज होगी तो H2 की फॉर्म में रिलीज होगी, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करें, इसको बैलेंस करें। ये देखिए अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कि सोडियम 2 हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 तो यहाँ काम में आ गए, और कितने थे हाइड्रोजन 4, 2 यहाँ पर काम में आ गए, ठीक है ना। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे और है आपकी एक्सरसाइज में,
एक दो को आप बैलेंस करके देखिएगा। चलिए, और कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगी। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम चले अगले पार्ट पर, जिसके अंदर हमें पढ़नी है केमिकल रिएक्शन की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए, तो अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। किसी के अंदर कोई पदार्थ टूटता है, किसी में कोई नया पदार्थ बनता है, किसी में कुछ पदार्थ जुड़ते हैं, किसी में एक बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थों में सब्सटेंसेस में टूट जाता है। और इस तरह इसी आधार पर ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये कई तरह की हैं, जिसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं इसको, हम एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, कोई भी नाम हो सकता है इसका। क्लियर है? चलिए, तो अब इस रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं कि क्या है ये रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ना। एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो A+B और ये बन गया AB। दिस इज एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बात करें इस रिएक्शन के एग्जांपल्स के बारे में कि इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे कि CaO + H2O। CaO क्या है? इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको कहते हैं क्विक लाइम। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, H2O ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये मैं लिखती हूँ AQ। AQ क्या है? AQ मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब कि लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व्ड है, दिस इज कॉल्ड एक्वस। ठीक है, इनके नाम देखें अपन, तो ये कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ इसको कहा जाता है क्विक लाइम, चूना। ये वाटर हुई थी, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कि अब तो जैसे हम दीवारों पर पेंट कराते हैं, पहले क्या होता था, चूने के पत्थर आते थे, अभी भी आते हैं खैर, लेकिन कम यूज में लिए जाते हैं, शायद आपने नहीं देखे हो। तो पैकेट्स के अंदर चूने के बड़े बड़े पत्थर आते थे, ये ठीक है। इनको पानी में डाला जाता था, जैसे ही इनको पानी में डालते थे बहुत ज्यादा पानी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता था कि वो पानी बॉईल होने लग जाता था। और क्या होती थी ये प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती थी। क्या होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस? देखिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती थी, एक्सो यानी बाहर निकलना, ठीक है। यहाँ पर इसको जब हमने पानी में डाला तो पानी गर्म नहीं था, लेकिन इसको पानी में डालते पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उबलने लग जाता है, और उसके मतलब पास में खड़े हो तो आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है उस गर्म पानी से। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि दोनों जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं उनके मिलने से क्या हो रही है? हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि हीट जनरेट हो रही है, और इससे बनता है ये स्लेक्ड लाइम, जिसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ कैसे? कि पानी के अंदर इसको डालने पर फिर काफी 5-7 घंटे भीगा रहता है पानी के अंदर, और फिर इसको छानकर और दीवारों पर पुताई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये हो जाता है, ये तो है बिना बुझा हुआ चूना, और ये है बुझा हुआ चूना, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। अब हम बात करें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करें। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन करें कि इन दिस रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 or more reactants, बाय 2, कम से कम 2 तो चाहिए, 2 or more reactants। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन,
कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर रिएक्टेंट्स या विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स। हिंदी में अगर इसकी परिभाषा अपन लिखे तो इस अभिक्रिया में, किसमें, योगात्मक अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारकों की सहायता से, एक उत्पाद प्राप्त किया जाता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक या एडिशन रिएक्शन कहलाती है। पूछा क्वेश्चन ऐसे ही जाता है कि डिफाइन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो आप एग्जांपल लिख देंगे और डिफाइन कर देंगे, पहले एग्जांपल को समझा दें और ये वही हमारी डेफिनेशन। चलिए, अब जब हमने क्विक लाइन और स्लेट लाइन को पढ़ा तो इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जब ये स्लेट लाइन से दीवारों को पेंट किया जाता है, पुताई की जाती है दीवारों पर, तो होता ये है कि जिस दिन पेंट किया जाता है उस दिन कलर ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन 2-3 दिन बाद जब हम उस रूम को देखते हैं तो जो फिनिशिंग है पुताई में वो ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि तो क्वेश्चन ये आता है कि दीवारों के ऊपर जब ये चूने इसको बता देती हूँ मैं। चलिए बात करते हैं कि ये जो चूने का पत्थर है इससे जब पेंट किया जाता है तो हमने क्या रिएक्शन पढ़ी अभी, देखिए कि CaO, ये था CaO को हमने मिलाया वाटर के साथ और हमको मिल गया CaOH होल ट्वाइस। इसको छान लिया, कलर मिला लिया और हमने पेंट कर दिया। अब क्या होगा कि जब इससे हमने पेंट कर दिया तो CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना। इसके संग जब इसको पेंट कर दिया जाएगा तो रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और रिजल्टेंट क्या बनेगा कि ये तो था एक्वस फॉर्म में स्लेट लाइन और ये है गैस, है ना, और इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो हमें मिलेगा CaCO3 प्लस क्या बच जाएगा H2O। तो ये जो CaCO3 बन रहा है जिसको हम कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, दीवार पर पेंटेड है, और ये लिक्विड हो गया, सॉरी ये गैस होगी, H2 लिक्विड हो गया, ये वेपराइज होकर हो जाएगा। ये CaCO3 जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या होगा कि जो पेंट है उसमें फिनिशिंग जो है वो 2-3 दिन बाद इसीलिए दिखाई देती है कि slate line reacts with the carbon dioxide gas that is present in the atmosphere, and as a result we get calcium carbonate and water. Due to the formation of calcium carbonate, the finishing on the walls is more than we get on the day when slate lime is painted. यानी कि जिस दिन पेंट किया जाता है स्लेट लाइम से उस दिन तो फिनिशिंग कम दिखाई देती है, लेकिन एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब ये स्लेट लाइम रिएक्ट कर लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से हमें जो पेंट है वो ज्यादा फिनिशिंग वाला दिखाई देता है, और इसीलिए ये जो एडिशन रिएक्शन है इसके रिजल्टेंट के रूप में हमें ये दिखाई देता है। और 1-2 एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन की। बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 CO2, कोयले को जलाया और बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बर्निंग ऑफ कार्बन। और देखिए, ठीक है, और बात करते हैं जैसे कि मीथेन गैस CH4, मीथेन गैस है ये, और इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये हम बात कर सकते हैं जैसे गोबर गैस, गोबर गैस का भी मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन गैस होती है, तो ये गोबर गैस को, अच्छा O2 क्यों लिख रहे हैं, तो ये हमें मालूम है कि हर चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन गैस कंपलसरी होती है। रिजल्टेंट में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, और ये हो गए एग्जांपल्स हमारे एडिशन रिएक्शन के। ठीक है, इसके बाद बाकी जो रिएक्शंस हैं अगली क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। आई होप क्लासेस पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा।
टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। रेगुलरली हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली पढ़ते रहें, और अगली क्लास में हम बाकी जो रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उनको कंप्लीट करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।